अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे रिलेटेड ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन इसमें ज़्यादा एक्सेस में डिस्कस होगा, तो उसके रिलेटेड जो भी सवालात हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो हम हल करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी अच्छी बात हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात बहुत पहाड़ जितना है। मसनफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 हदीस नंबर 153। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा कंजुल ईमान पारा नंबर 22, और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वो उसके बदले और देगा और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरदार दो जहां के ताजवर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पाक दामनी चाहते हुए अपने आप पर कुछ खर्च करे तो ये उसके लिए सदका है, और जो अपनी बीवी बच्चों और घर वालों पर खर्च करे तो ये भी सदका है। जज़ाकल्लाह। तो जो पहला एमसीक्यूज है, तो ये हम डिस्कस करने लगे हैं पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के हम करने लगे हैं। पहला जो एमसीक्यूज है ना, वो है SIADH के मुतालिक। साथ हम अपना वाइट बोर्ड भी खोल लेते हैं ताकि कुछ समझाना हो तो हमें। अच्छा, SIADH आप जानते हैं कि ADH जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी उसको हम बोलते हैं, वो एक्सेस में रिलीज़ हो जाएगा। जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, अब ADH है ये ज़्यादा बन गया। अब जब ज़्यादा बनेगा, जब ये किडनी के ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, वाटर को रिटेन करेगा, और वाटर को रिटेन करने की वजह से इसके अंदर जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है ना, क्या होता है, सोडियम कम हो जाता है। ठीक है। अब ये पानी तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये कोशिश करता है कि अपना जो बैलेंस है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखा जाए, तो हमें एट द एंड यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। ठीक है। यूवोलिमिया कैसे होता है कि ओवरऑल फ्लूइड एक्सपेंशन होती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मैकेनिज़्म शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यूरिटेरिक पेप्टाइड्स रिलीज़ होते हैं जो कि सोडियम की एक्सक्रीशन करा देते हैं और ओवरऑल हमारा स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो इसमें आप देखें जो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, सोडियम कम होगा। अच्छा, हाइपोवोलीमिया भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो समझ आती नहीं, ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है ना, और हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, इसलिए इनमें ऑप्शन यही बनता है। तो रूल ऑफ एक्सक्लूजन भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, अगला है सवाल कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। मैंने आपको बताया ना, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH भी है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अब इसके डिफरेंट स्टिमुलस हैं। ठीक है। अब ये डिफरेंट एक्शन करता है, ब्लड वेसल्स पर भी एक्ट करता है, किडनी पर भी एक्ट करता है, रेगुलेशन ऑफ कार्टिकोट्रोपिन ACTH भी रिलीज कराता है। ठीक है। और बहुत इसका लिटिल बिट फंक्शन ये भी है कि लीवर की ग्लाइकोजाइनोलाइसिस कराता है एक अपने एक्शन से।
तो इसके अंदर फिर आपका क्या होगा, आपका डी होगा, तमाम काम ये कर रहा है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस है ना, उसके लिहाज से कौन सी चीज़ फॉल्स है। देखिए, इसमें तकरीबन हमारे पास तीनों सवाल ऐसे हैं हेट्रोजीनस हैं, लेकिन आपने ये करने हैं, इससे आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, इनमें एक चीज़ है जो गलत है और जो बाकी चीज़ें हैं ना वो सारी ठीक हैं। ठीक है, तो ठीक बातें आप याद रख लेंगे तो आपको ये भी याद रह जाएगा कि ये फीचर है। देखिए, जो कंजेनिटल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस है ना, वो दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि एडीएच क्या करते हैं, V2 रिसेप्टर पर भी एक्ट करता है और एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर पर भी एक्ट करता है। ठीक है, एक्वापोरिन पे एक्ट करता है। तो ये दोनों बातें तो हो गई ठीक। और तीसरी बात गलत है, वो मैं बताता हूँ क्यों गलत है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, वेसोप्रेनिनेज ऐसा एंजाइम रिलीज होता है जो वेसोप्रेसिन को कम, ये जो हमारा अर्जिनिन वेसोप्रेसिन है, इसको ब्रेक डाउन कर लेता है। इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगी तो डायबिटीज़ इंस्पाइडस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात ये है कि लिथियम और हाइपर कैल्सीमिया ये काज कराते हैं स्पोरेडिक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस, लेकिन ये जो हाइपर क्लीमिया आ गया ना, अगर इसकी जगह हाइपोक्लीमिया होता तो ये बात भी ठीक थी। तो ये हाइपर क्लीमिया की वजह से हमारा ये वाला पॉइंट भी एंड हो गया। अच्छा, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट क्या है, कहता है कि किन लोगों में नहीं करना चाहिए। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट मतलब मोटा सा होता क्या है। देखिए, इंसुलिन हम देते हैं, आपको पता है इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कराएगा। जब ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कराएगा तो मतलब इनटेक कराता है, हमारा अब्जॉर्प्शन गलत मैं कह रहा हूँ, इनटेक कराता है, मतलब उसको यूटिलाइज करवाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया असल मकसद उसका होता है, हाइपोग्लाइसीमिया वो कर देता है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है ना, उसको उसके फंक्शन को चेक करता है। कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करवाता है। तो अब ऐसी कंडीशन आप ये तीनों देखें ना, ये हैजर्डस कंडीशन है, ये तीनों हैजर्डस कंडीशन है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी और सीवियर कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी के अंदर आपने ये नहीं करना, क्योंकि आप जैसे हाइपोग्लाइसीमिया जनरेट होगा तो आपकी ये कंडीशन वर्सन हो जाएंगी। इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। अब अगला सवाल है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसको देखा गया कि उसके अंदर तमाम पिट्यूटरी हार्मोन डिक्रीज हो गए एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन के। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो क्या है, पिट्यूटरी के ऊपर बहुत से स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है। तमाम स्टिमुलेटरी फैक्टर होते हैं सिवाय एक इनहिबिटरी होता है। ठीक है, वो होता है प्रोलैक्टिन का। ठीक है, अब जब क्या होगा, ये पिट्यूटरी स्टॉक ब्लॉक हो जाएगी किसी वजह से कि ऊपर से स्टिमुलेटरी फैक्टर नहीं आ रहे। तो आप जब स्टिमुलेटरी फैक्टर नहीं आ रहे तो तमाम पिट्यूटरी हार्मोन कम हो जाएंगे। अच्छा, प्रोलैक्टिन का क्योंकि इनहिबिटरी फैक्टर आना था, अब वो इनहिबिट नहीं होगा तो वो क्या होगा, रेज हो जाएगा। तमाम हार्मोन कम हो गए, सिर्फ प्रोलैक्टिन ऐसा था जो कि क्या हुआ, रेज हो गया। तो ये इसकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि एक, अब ये इसमें ये याद रखें कि 35 ईयर एज है, मतलब ये काफ़ी मतलब यंग लेडी नहीं है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, अब ना इस सवाल के अंदर ना नॉर्मल लेवल नहीं दिए होते, आपको दिए होंगे सवाल क्वेश्चन में ना दिए होते हैं। ठीक है, अब ये 87 है ना, जितने भी हमारे फीमेल के मतलब फॉलिकुलर साइकिल है, मिड साइकिल है और ल्यूटियल फेज है, उन तमाम के मैक्सिमम FSH का लेवल 17 है। अब ये ज़्यादा आ रहा है। अब जब FSH बहुत ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो और एज जो है ना फीमेल की 40, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इस लिहाज से
कि ये फीमेल के अंदर ना क्या आ रहा है, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी आ रही है। देखें, ओवेरियन इनसफिशिएंसी वैसे आनी चाहिए जब उसका मेनोपॉज स्टार्ट हो, लेकिन ये पहले आ रही है, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। उसकी रीज़न क्या है ये है, थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, FSH आपका कॉन्सिस्टेंटली रेज्ड होता है, एस्ट्राडायोल इसमें मेजर नहीं किया गया, वो आपका लेवल कम आता है। और ये दो चीज़ें आपने कम से कम जो है ना, मतलब 2 दफ़ा इनकी हमें इनका सबूत मिलना चाहिए। अच्छा, एक 49 ईयर ओल्ड फीमेल है, सेकेंडरी यार ये तो एज गलत लिखी गई है, सेकेंडरी एमेनोरिया ये होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी वैसे ना, ये 49 ज़्यादा है। बहरहाल ये कुछ रिकॉल्स होती है ना, तो अक्सर सही नहीं होती, तो इस वजह से क्या होता है। अच्छा, बहरहाल अब हाँ, बल्कि सही दी हुई है, सॉरी, अब मुझे सवाल याद आ गया। ये देखें 49 ईयर एज है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसको याद रखें। 49 ईयर एज है, सेकेंडरी एमेनोरिया है। देखें, इतनी एज के अंदर जो सेकेंडरी एमेनोरिया होगा ना, उसकी मेजर काज मेनोपॉज है, ठीक है। अब लेकिन हमने जब उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया, लेकिन जो सीरम बीटा HCG है ना, ये 7.2 है इसका लेवल, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये, अच्छा, अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल कितना है। नॉर्मल ना <5 होता है, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है, और इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम कुछ सोचें कि प्रेगनेंसी हो गई है, और वैसे भी एज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। तो असल में क्या होता है कि HCG का हार्मोन्स का हमारी जो पिट्यूटरी से भी कुछ रिलीज़ हो रहा होता है, और ख़ास तौर पे जब ये ओल्ड एज होती है ना, उसमें ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि ये जो हमारा माइल्डली रेज HCG है ना, वो पिट्यूटरी HCG है। अच्छा, इसमें ये है कि ये सवाल पूछा गया है, ये फिर हेट्रोजीनस है, ठीक है, कौन से हम ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। हमारा ग्रोथ हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन भी है, जो कब रिलीज होता है, जब ग्लूकोज कम हो, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए हम इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड, एक MCQs भी आएगा आगे, ठीक है, इसका ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब इन ऑप्शन में आप देखें, रूल ऑफ एक्सक्लूजन लगाएं। यार, इसमें ग्लूकोज तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज जब दे दिया, ग्लूकोज जब ज़्यादा हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो इसलिए इसका जवाब डी है। बाकी यूज़ होते हैं, वैसे आप याद रख लें, एक किस्म का आपका अर्जिनिन, क्लोनिडीन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन यूज़ होते हैं। इंसुलिन तो हर गोल्ड स्टैंडर्ड है। वो कहता है कि एक बच्चा है, उसका शॉर्ट स्टेचर है, ठीक है, हमने असेस करना है कौन सा करेंगे। देखें, जो इसी तरह जो ये हमारे स्टिमुलेटर है ना, लियोडोपा भी यूज़ होता है स्टिमुलेशन के लिए, तो इसका जवाब यही है। तो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दी है कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, आप एक दफ़ा वैसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये इस सवाल को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ग्रोथ हार्मोन का डायग्नोसिस वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का जो डायग्नोसिस है ना, वो बनाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको जितनी भी पॉसिबल काजेज़ है ना, जो कि किसी की ग्रोथ को कम कर सकती हैं, उस तमाम रूल आउट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इनमें हम देखते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें रूल आउट हो गई हैं, जैसे कि TSH लेवल अगर कम होगा ना, तो वो कम करा सकता है ग्रोथ। HB कम होगी, शो करेगा इसकी डाइट एडुकेट नहीं है, या फिर इसको GIT का कोई इश्यूज़ है, ठीक है, और एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज शो करेंगी कि इसको वो डिसऑर्डर सीलिक डिजीज़ तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप जब आप गौर से देखेंगे ना, देखें इसकी हाइट एक तो 3rd परसेंटाइल से कम है,
ठीक है, 3rd परसेंटाइल तक है, तो ये 2.5 परसेंटाइल के करीब करीब है। बाकी आप देखेंगे परसेंटाइल सबका ज़्यादा है। अच्छा, HB देखेंगे, अब ऑलरेडी जिनके अंदर एनीमिया है तो वो एनीमिया काज हो सकता है लो ग्रोथ का। अच्छा, इसके अंदर TSH ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये हाइपो में है। अच्छा, कुछ के अंदर ये इसके अंदर एंटीग्लाइडेंट पॉजिटिव है। ये D वाला ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर बाकी तमाम काजेज रूल आउट हो गए हैं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ हमारी हाइट वाला मसला रह गया, तो इसको हम देखने के लिए ग्रोथ हार्मोन का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, अब सवाल आया कि आपका एक 16 साल का बच्चा है, वो ग्रोथ क्लिनिक में आया है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के ऊपर ना उसकी जो हाइट और वेट है ना, हाइट उसकी 3rd परसेंटाइल पे ये कम है। देखिए, जो हमने SD का एक पढ़ा था ना, 2.5 से जो कम है ना वो बहुत कम होती है, और ये इसकी डेफिनेशन में भी आता है। अच्छा, उसकी ग्रोथ वेलोसिटी ना 3 सेंटीमीटर रही, ठीक है, ड्यूरिंग दीज ईयर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर रही। लेकिन उसकी जो 16 ईयर का बच्चा है ना, उसकी बोन एज 10 साल है। उसकी 10 साल जब उसकी उम्र थी, बोन एज 10 साल की थी, क्रोनिकल एज 11 थी। ये थोड़ा सा इंटरमिक्स हो गए हैं मुझे लगता है, 16 ईयर कभी। अच्छा, बहरहाल आगे पढ़ते हैं ना। अच्छा सही है, पहले वो 10 साल जब आया था 10 साल का था, तो उस वक्त उसकी बोन एज कम थी, लेकिन उसकी अपनी उम्र 11 साल थी। अच्छा, अब 16वें साल में जब आया ना, अब उसकी हाइट देखें, जो पहले 3rd परसेंटाइल पे थी, अब वो 68 परसेंटाइल पे चली गई है। मतलब ज़बरदस्त एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसका होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है कि कुछ लोगों के अंदर ग्रोथ स्पर्ट बाद में आता है। शुरू में वो आपको कम उनकी हाइट होती है कंपैरेटिवली। जब उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डिवेल्प्स हो रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा जो बड़ा ग्रोथ स्पर्ट आता है ना, जो स्पाइक आता है, तो उससे काफ़ी लोगों की हाइट कवर हो जाती है। आपने खुद अपनी लाइफ में देखा होगा। इवन कि मेरी जो, मैं आपको अपनी बताऊं, अब मेरी हाइट मतलब 5 फीट 11 इंच है, तो मेरी काफ़ी कम थी, मतलब अपने क्लास फेलो से जब मैं 8th-9th में था, मतलब 8th तक, फिर 9th 10th में वो कवर अप हो गई। तो इस तरह आपने काफ़ी अपनी खुद भी शायद ऑब्ज़र्व किया हो और इस तरह देखा होगा। अच्छा, ये जो थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लग रहा हो ग्रोथ हार्मोन, ये असल में केमिकल पैथोलॉजी का वन ऑफ द, मतलब ये डायनामिक टेस्टिंग होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इंटरलिंक करेंगे ना, तो आपको जब इंशाल्लाह समझ आ जाएगी ना, ये बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब 12 साल की एक लड़की है, हमने ग्रोथ हार्मोन का इसका टेस्ट करना है। वो कहता है इसी तरह अगर 12 साल का लड़का होता ना, हम एक ऐसा टेस्ट जो इस लड़की में करेंगे वो उस लड़के में ना करते, वो हम करते हैं साइटोजेनेटिक्स। उसकी रीज़न क्या है, आपने टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, उसको रूल आउट करते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, उसमें आपने छोटी मोटी लड़की होती है, मतलब वेब नेक होती है, सारे फीचर आपको पता होंगे उसके ना, तो वो हमने रूल आउट करना है। कहीं इसको टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। जब वो रूल आउट हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, तो वो सब चीज़ें हमने रूल आउट करके फिर देखना है। अच्छा, ये इसमें एडिशन था। 8 साल बच्चा है, शॉर्ट स्टेचर है, लेस देन 3rd परसेंटाइल है, ठीक है, ये तो एक क्राइटेरिया इसका हो गया मीट। अब इसके अंदर IGF-1 लेवल कम है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये IGF-1 क्या चीज़ है। देखें, जो ग्रोथ हार्मोन है ना, इसकी अपनी हाफ लाइफ जो है ना, वो तकरीबन 10 से 30 मिनट है, ठीक है। इतनी कम है कि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। हाँ, किसी इस तरह मेजर हम कर सकते हैं कि हम इसको वो स्टिमुलेटरी टेस्ट जो फ़ौरन मेजर कर लें। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 मेजर करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जाके एक्ट करता है हमारे लीवर पर, ठीक है, और IGF-1 रिलीज़ करता है, ठीक है।
जैक पाथवे से, अभी एक एमसीक्यूज भी आएगा। अच्छा, IGF-1 रिलीज करते हैं ना आप, IGF-1 जो है ना इसकी हाफ लाइफ आवर्स में होती है, ठीक है। अब IGF-1 बहुत सी प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन है ना IGF-BP3 होती है, बाइंडिंग प्रोटीन 3 होती है, तो इसलिए हम इन्हीं को मेजर कर रहे होते हैं। तो अभी हम MCQs देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएगा। देखें ये कम था, IGF-1 भी कम है, IGF-BP3 भी कम है। अच्छा, हमने क्या किया कि ग्रोथ हार्मोन, एक्सरसाइज भी एक स्टिमुलस होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज यूज होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट होता है, और ग्रोथ हार्मोन इज द स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, तो वो रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या है, देखिए जब उसको स्टिमुलस दिया गया तो उसने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि उसके एक्शन जो होना था, यानी कि IGF-1 या IGF-BP3 को रिलीज होना था, वो नहीं हो रहे। इसका मतलब उसकी इनसेंसिटिविटी है, मतलब वो रिलीज हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा, 72 ईयर उसको एक्रोमेगली है, मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज हो गया है। उसका हमें फीचर कैसे पता चल गया, देखें कि ये रेज्ड है, ये लेज वैसे थोड़ा माइल्डली रेज दिया हुआ है, इसको ज़्यादा होना चाहिए था, जिस तरह का आगे इसने डायग्नोसिस बनाएगा ना और आगे इस चीज़ से फीचर से शो करेगा, इन्हें बड़ा करीब करीब दिया है, बहरहाल ज़्यादा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है। अब हमने OGTT ना एक टेस्ट होता है जो कि एक्रोमेगली को टेस्ट करने के लिए होता है। अब OGTT क्या होता है कि जब हम करते हैं ना तो उसका लेवल जो हमारा ग्रोथ हार्मोन का है ना वो 1 नैनोग्राम पर ml से कम आना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो पिट्यूटरी MRI है ना वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि पिट्यूटरी का कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज ज़्यादा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा पिट्यूटरी एक्रोमेगली है उसको, ठीक है। ये इसका आंसर, उसमें उसको एक्सप्लेन किया हुआ है आपको ना। तो ये चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं कि देखें ज़्यादातर काज क्या होता है कि पिट्यूटरी का ही एडिनोमा होता है जो कि रिलीज ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन जब MRI कराया तो इस चीज़ ने उसको उड़ा दिया। अब लेस कॉमन काज भी आ जाएगा। अच्छा, 15 साल का बच्चा है, ग्रोथ क्लिनिक में आया, अब उसकी हाइट जो थी ना, अब देखें आपको 6 फीट 1 इंच, सुनने से भी लग रहा है ना 182 सेंटीमीटर, 98 परसेंटाइल में पहुंच गई है, मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 98 नंबर पर उसकी हाइट आ रही है। अच्छा, उसकी ग्रोथ वेलोसिटी 5.5 सेंटीमीटर है, उसकी बोन एज कितनी है, 16 ईयर है, उसकी उम्र 15 साल है लेकिन बोन एज क्या है, 16 साल है। तो ये क्या होता है, एक हमने पीछे पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉल स्टेचर है, तो दोनों हो सकते हैं। आपको शायद थोड़े से MCQ इसके मुश्किल लग रहे हो, उम्मीद है आपको इनमें से आसान आएंगे, लेकिन आप सारे सुन लें, इंशाल्लाह ना आपको फ़ायदा होगा और मेजर कंसेप्ट आप लेके जाएं। अच्छा, 21 साल का आदमी है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं आया, हालांकि मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आ जाते हैं, जिसका ज़्यादा डिले भी हो। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन कम है, LHFSH नॉर्मल है, विद इन रेंज है, आपको रेफरेंस रेंज दी हुई है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आप सोचें कि ऊपर से स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन जो टेस्टीज ने टेस्टोस्टेरोन बनाना था, सेकेंडरी ने बनाना था, या फिर एड्रीनल से भी कुछ बनता है, तो वो नहीं बन रहा। तो उसकी रीज़न क्या है कि ये सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है, कि प्राइमरी सोर्स ठीक है, सेकेंडरी में इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं कि पेशेंट जिसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो और वो शॉर्ट स्टेचर हो, तो उसमें कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। देखिए, जो फिजिकल हाइट है ना वो 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगी ना, तो वो उसकी डेफिनेशन में आएगा। तो इसने 1 दी हुई है, ये 1 कुछ, यानी कि हमने एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ जाना है, तो वो 2 वाली ज़रा करीब लग रही है, तो ये इसका यही जवाब होगा। अच्छा,
कौन से पैरामीटर हमें देखने चाहिए जब हम रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन थेरापी देते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें ही उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, यही इसका जवाब है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ग्रोथ हार्मोन डायग्नोसिस बनाना मुश्किल है और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, लेकिन ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन थेरापी है इट इज़ नॉट चीप, वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरी बात, उससे भी अगर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, लेट्स वो कहता है मैं ट्रायल देता हूँ, क्या पता मेरे बच्चे की हाइट बढ़ जाए, और वो आप थेरापी दे देंगे ना, जिसको सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी सिर्फ उसी को फ़ायदा देगी, बाकियों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। देखें, हाफ लाइफ मैं आपको पहले बता चुका हूँ 10 से 15 मिनट है। इन ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको 25 मिनट वाला करीब लग रहा है, 10 से 30 मिनट, सॉरी 15 मिनट में बोला हूँ, 30 मिनट। ग्रोथ हार्मोन जो है ना, वो जैक स्टैट पाथवे से क्या कौन सा बनाता है, मैंने आपको पहले बताया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बना है, जब मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था। अच्छा, एक्रोमेगली है ना, उसके अंदर क्या होता है कि तमाम फीचर्स आते हैं। अब पता है क्या होता है, जब एक्रोमेगली होगा तो हमारा अक्सर, मैंने आगे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उससे क्या होता है कि जो हमारा ऑप्टिक कियाज्म होता है ना, पिट्यूटरी मैक्रोएडी, मैंने आपको बताया था एक्रोमेगली का मोस्टली कॉमन काज क्या होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। उस पिछले केस में पिट्यूटरी एडिनोमा नहीं था, लेकिन मोस्टली केस आपके मैक्रो एडिनोमा होता है। अच्छा, उससे क्या होता है, ऑप्टिक कियाज्म में जब स्ट्रेस पड़ता है तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट आते हैं। अच्छा, हाइपरप्रोलेक्टिनोमा कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि तमाम चीज़ें बढ़ जाएंगी एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन के। और हाइपोकोटिनिज्म क्यों हो जाएगा कि आपके स्टिमुलेटरी फैक्टर ही नहीं आ रहे होंगे, जो कि नीचे FSH LH जाएँ, आपके गोनेड्स पे एक्ट करें। और पोगनेटिज्म क्या है कि ये आपका ना फेशियल जो आपका जा है ना, वो प्रोट्यूब बाहर की तरफ आ जाता है, आपने शायद चांद मून फेस बन जाता है। मैं तस्वीर लगाना भूल गया, आप नेट से देख लीजिएगा एक दफ़ा गूगल पे। अच्छा, जब आप एक्रोमेगली का करते हैं ना, तो आपको कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। देखें, जो पहला है ना, रूटीन इमेजिंग स्टडीज़ का रोल है। आपने देखा कि हम MRI कराते हैं। ग्रोथ हार्मोन मोस्ट इंडिकेटर ऑफ नहीं, मोस्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि हम IGF-1 और IGF-BP3 कराते हैं। और एक्रोमेगली के वो कहता है कि लेस देन 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट भी सही नहीं है, लेस देन 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट आना चाहिए फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है। अच्छा, अगला जवाब क्या है, एलिवेटेड IGF-1 लेवल इंडिकेट सस्पेक्शन शो करेगा एक्रोमेगली, यही जवाब ठीक है। ये लेस देन 1 वाला सही है, लेस देन 3 वाला ठीक नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है कि 15 साल लड़की है, डिलेड प्यूबर्टी के साथ आई है, वेट उसका देखें 2nd परसेंटाइल पर है, वेट बहुत कम है, लेकिन उसकी हाइट आप देखें 25th परसेंटाइल पे है, एडिक्वेट है, डेंटेशन नहीं है। ठीक है। अब इन सब चीज़ों में ना आपको सबसे पहले ना सोचना चाहिए कॉमन सेंस। आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा का सुना होगा। देखिए, गर्ल्स के अंदर अपने वेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और अक्सर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो देखें, उसका वेट बहुत कम है, उसकी डेंटेशन, पुअर डेंटेशन भी इसी वजह से आ रही है। तो ये इसका जवाब यही है। अच्छा, 7 साल बच्ची है, शॉर्ट स्टेचर था, वेट उसका 9th परसेंटाइल पर है, लेकिन उसकी हाइट बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, हमने बोन एज दे, अच्छा उसकी मदर जो थी ना वो 5 फीट 1 इंच, फादर 5 फीट 5 इंच। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं बोन एज भी ठीक आ गई है, मतलब डिफरेंस नहीं है। अब पता है क्या होता है, इसको हम कहते हैं फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर। लेट्स सपोज जिनके फादर मदर और या फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनके कंपैरेटिवली शॉर्ट स्टेचर होता है, तो उनके बच्चों का भी जाहिर बात है शॉर्ट स्टेचर ही होगा।
तो यही इसका जवाब है, फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर। अच्छा, कहता है कि तो कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड है? मैंने आपको शायद बताया था पहले, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट जो है ना, वो स्टिमुलेशन टेस्ट में गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब 8 साल का बच्चा है, उसकी बोन एज 10 साल की है, मिड पेरेंटल हाइट ये ज़्यादा है, हमने सब कुछ देख लिया है इसके अंदर। आपने ना पहले ग्रोथ हार्मोन का जब भी है ना, बाकी चीज़ें रूल आउट करनी है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ना। तो आप इसमें जब गौर से देखेंगे, इसका TSH अपने नॉर्मल रेफरेंस से ज़्यादा है। शायद मैं आपने TSH वाली, अगर थायराइड वाली फाइल वीडियो सुनी है, तो TSH रेज का मतलब क्या है? हाइपो है, नेगेटिव फीडबैक है ना, तो वो रेज होता है ताकि उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाए। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है बच्चा, तो इसका यही जवाब है। अच्छा, 2 साल बच्ची है, डिलेड ग्रोथ है, वेट नहीं गेन कर रही, ठीक है। बोन एज उनमें डिफरेंस आ रहा है, 8 मंथ्स है। पेरेंट्स की हाइट ठीक है, HB भी ठीक है, TSH नॉर्मल है, एंटीटी एंटीबॉडी नेगेटिव है, चीज़ें रूल आउट हो रही हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बेजल ज़बरदस्त है, पोस्ट स्टिमुलेशन के बाद भी ज़बरदस्त है। अब वो कहते हैं लाइकली काज क्या होगा। देखें अब इसमें क्या होगा, इनसेंसिटिविटी है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज तो हो रहा है, लेकिन वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर हम इसका IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और IGF-BP3 कराएंगे ना, वो कम आएगा, जैसे पीछे सवाल हम कर चुके हैं। अच्छा, ये 2 सवाल हैं, आगे थे। अब इसमें आप देखें कि डायबिटीज़ इंस्पायर्ड्स का सवाल है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें इसमें क्या था कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, यहाँ से आप थोड़ा सा ज़रा आपको हिंट भी वो दे रहा है, वो ले रहा है, ठीक है। पोलीयूरिया पॉलीडिप्सिया उसको हो रहा है उससे, ठीक है। अब उसका यूरिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 3.2 लीटर, ठीक है। ग्रेटर देन 3 को हमने पोलीयूरिया कहा था, ठीक है। अच्छा, सीरम सोडियम मेंटेन हो रहा है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी भी मेंटेन हो रही है। तो इन ये चीज़ें शो कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें, कि यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा, आपकी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन है, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट किया, वो इक्विवोकल आ गया। अब फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट अक्सर पॉजिटिव आ जाता है ना, वो डायरेक्ट शो कर देता है ना कि आपका ये साइकोजेनिक है, मतलब वो पानी ही ज़्यादा पी रहा है जिसकी वजह से उसका यूरिन डाइल्यूटेड आ रहा है, तो उसको यानी कि डायबिटीज़ इंस्पायर्ड्स नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, डेस्मोप्रेसिन दिया, तो उसका भी मतलब इक्विवोकल रिजल्ट आया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, उसको सलाइन दिया, इन्फ्यूजन टेस्ट, तो उससे क्या हुआ कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और आपकी वेजोप्रेसिन कंसंट्रेशन बढ़ गई। यानी कि जब सेलाइन आया तो उसको एक स्टिमुलस आया, भाई पानी को आप कंजर्व करें, तो उसने वेजोप्रेसिन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी और आपकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या हो गई, सॉरी ये यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम हो गई है। तो इसमें पता है क्या हुआ है, तो इसकी इस एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लिखी हुई है। देखें, जब आपका इंटैक्ट होता है ना आर्जिनिन वेजोप्रेसिन, तो वो क्या कर रहा होता है, क्रोनिक ओवर हाइड्रेशन की वजह से ना हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है उसका। लेकिन जब हमने आर्जिनिन वेजोप्रेसिन दिया तो, और साथ सेलाइन इन्फ्यूजन किया, तो उससे उसकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम हो गई। तो ये चीज़ शायद शो करती है, हमारा डायरेक्ट कर देती है कि ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सी है। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल कि कौन सी डायग्नोसिस की ज़रूरत है। देखें, जैसे डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है तो हमें तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। तो तमाम चीज़ें कैसे, जैसे बोन एज हो गया, ग्रोथ वेलोसिटी, ग्रोथ हार्मोन, ये तमाम चीज़ें चाहिए। उसके अलावा भी वैसे हमें और भी चीज़ें जैसे HB, TSH, मतलब हर चीज़, साइटोजेनेटिक्स भी चाहिए हमें काफ़ी सारी केसेस के अंदर। तो जैसे गर्ल्स का हमने पढ़ा है,
तो यही कुछ है। उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँगा। और जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।